संविधान पर चर्चा के दौरान कल राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला अमित शाह ने। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ का तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी। शादी, तलाक, विरासत में पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा था। अपराध के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों नहीं, यह सवाल पूछा अमित शाह ने। बीजेपी सरकार हर राज्य में यूसीसी लाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा, यह कहना था अमित शाह का। संविधान पर चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र किया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। तो पर्सनल लॉ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर अमित शाह का आप सुन रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर यूसीसी का संकल्प भी दोहराया। कहा हर राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यूसीसी समान नागरिक संहिता लाने की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ को तवज्जो दी। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार का काम सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को गाली देना रह गया है। सुनिए। होम मिनिस्टर ने जो बात की, ये सत्य से दूर झूठ है इस पर है। और उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। और दूसरी चीज, एक तरफ इंदिरा गांधी जी की तारीफ करे सो या अपना उनके कंडोलेंस में जो कहा था वो बोलते हैं, दूसरी तरफ रोज उठ के इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी परिवार को गालियां देते हैं। और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी मौजूद हैं फोन लाइन पर। अपराजिता जी, बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि अमित शाह जी ने कल संविधान पर चर्चा पर जिस तरीके से राज्यसभा में जवाब दिया, उस पर कांग्रेस कह रही है कि इनके पास कोई और काम ही नहीं है, कोई और जवाब ही नहीं है, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को बुरा भला कहना। अपराजिता जी। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि वर्तमान की जो मोदी सरकार है, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारे। तो जितनी गलतियां हुई हैं उन्हें एक एक करके बड़े बड़े रिफॉर्म के जरिए सुधारा जा रहा है।
हम आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को विदाई की बात करें, हम ट्रिपल तलाक बिल को लाने की बात करें, या फिर अभी वन नेशन वन पोल की बात करें, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े संस्कार हैं जो देश में आने चाहिए। जो गलतियां हुई हैं, जिन्हें नकारा गया, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया, हम तो उनको लाना चाहते हैं। एक दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में भी कल आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी, जो मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और मुझे लगता है कि समझने की कोशिश करके उसे आत्मसात करना चाहिए। जी देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है जी। तो अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो निश्चित तौर पर एक ही कानून सारे धर्मों को मानना होगा। उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है, और अभी हम सब जानते हैं कि उसका कार्यान्वयन देखने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में पहले पर्याय में लाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि यह जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, बहुत स्पष्टता के साथ बड़े सपनों को देखकर इतिहास की गलतियों को सुधारने में लगी है और बड़े संस्कार ला रही है। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं प्राजिता जी, और आपने जो बात कही है उसका जवाब जरा ले लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, गलतियां की हैं इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने, नकारा है, नजरअंदाज किया है उस सच्चाई को जिसको अगर पहले ही स्वीकार कर लेते तो देश इस हाल में नहीं होता, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और वो गिना रहे हैं कि क्या बड़े सुधार उन्होंने किए, अनुच्छेद 370, 35A से लेकर अब यूसीसी लाने को, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से जताई जा रही है। तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है सर? रोमाना, जो सबसे बड़ी बात है ना कि जो लोग काम करते हैं उन लोगों से कमियां भी रहेंगी, और जो लोग काम नहीं करते हैं और बेशर्मी से बाहर बैठे रहते हैं वो गलतियां ही गिनाने में लगे रहते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में हम लोग आजाद कराने में लगे रहे, ये लोग हमारी गलतियां देखने में लगे रहे और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगे रहे। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। संविधान की बात करके आप किसको भरमाना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संसद के अंदर कल अमित शाह जी अपमान किए हैं, बार बार अपमान किया, इतना बड़ा अपमान किया है कि आज हमने वो कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दिया है। यूसीसी पर आपका ड्राफ्ट कहाँ है? यूसीसी क्या राज्य का विषय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या राज्य का विषय है या राष्ट्र का विषय है? इन सारी चीजों से ही तो हमारा आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 से ज्यादा सांसद ले आती तो ये संविधान को बदल देती, क्योंकि यूसीसी ये लोग दिखा रहे हैं कि राज्य का विषय उत्तराखंड में लागू हो गया। अरे भाई, जो केंद्रीय अनुसूची में है, केंद्र में है, लाइए ना उसको, संसद में बहस कीजिए, उसी तरीके से उसका हाल होगा जैसा कि अभी कल आपका वन नेशन वन इलेक्शन का हुआ है। पहले आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके बाद आप बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी की, उसके बाद बात करेंगे वन नेशन वन लीडर की जो नरेंद्र मोदी की होंगे, और उसके बाद आप बात करेंगे वन नेशन वन व्यापारी की जो लुटेरा होगा, चाहे वो अडानी जैसा होगा। सारी की सारी चीजों को आप संविधान को ताक पे रख करके जो काम कर रहे हैं, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे यूसीसी पर आपकी जो भाषा है और जो चीजें निश्चित तौर पर जनता देख रही है और जनता जानती है कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप संविधान को ध्वस्त करने वाले लोग हैं। अपराजिता जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ रणनीति यही है सरकार की कि किसी तरीके से संविधान जो है उसको आप लोग खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में ये एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। अपराजिता जी, देखिए, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी संस्कार लाए जा रहे हैं, वो सब संविधान की परिधि के अंदर ही होते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से जो जनता हमें देख रही है उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि 2010 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। उस समय कौन जानता था कि संविधान गौरव यात्रा जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है। उस समय से उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संदेश सबको दिया कि हमें संविधान के प्रावधानों को सम्मान देना ही होगा। संविधान के की परिधि के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। और ये लोग क्या कहेंगे, मैं कांग्रेस की बात कर दूं, ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग, मैं आपको तथ्य दे दूं, आर्टिकल 356 की बात, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, समय नहीं है जी। आर्टिकल 356, मैं आपको कह दूं कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक 125 बार आर्टिकल 356 को इन्वोक किया गया और उसमें
करीबन 84 बार कांग्रेस के समय हुआ, 73%। सही बात। तो ये जो फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये भ्रामक परिस्थिति सृष्टि करते हैं। और दूसरी बात, समझदारी का भी अभाव है। और तीसरी बात कह दें कि संस्कार नहीं लाना चाहते हैं। और अगर संस्कार लाना चाहते तो 55 वर्ष का इनका शासनकाल था, उसमें तो बहुत संस्कार ला सकते थे। हमारा तो 16 वर्ष का शासन रहा है, इनका तो 55 वर्ष का शासन रहा है। तो अभी हम देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, 2047 तक हम इसे विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक नीति और ठीक नीयत के साथ संविधान के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए परिधि के अंदर मैं जवाब दे रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार ये कह रही है कि साहब संविधान पर हमला करने का काम कांग्रेस राज में हुआ है। अभी गिना दिया अपराजिता जी ने कैसे वो अनुच्छेद 356 और उसका 73% इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है सर इस देश के अंदर, संघीय ढांचे को खत्म करने का काम, जिसकी दुहाई बहुत ज्यादा हम सुन रहे थे कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब वो बिल पेश हो रहा था और सब विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे थे। तो ऐसे में अब जो हो रहा है सर वो संविधान बचाने के लिए हो रहा है, संविधान को खत्म करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक संविधान का मजाक कांग्रेस पार्टी उड़ा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो यूसीसी को दे रही है। नहीं लेकर आए यूसीसी आप लोग, आइए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है रोमाना, आप भी जानते हैं, अपराजिता भी जानती हैं। अपराजिता जी चूंकि सांसद है, इससे पहले ही ब्यूरोक्रेट रही थी, सारी सच्चाइयों को जानती हैं कि लेटरल एंट्री करके आप कौन से संविधान को बचाना चाहते हैं। आप संविधान में आरक्षण के प्रावधानों को खत्म जो है, चूंकि सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दे रहे, रेलवे की 3-3 लाख नौकरियां पिछले 7 साल से वैकेंट पड़ी हैं, तो आप संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? हाँ, जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन लोगों ने 1760 करोड़ का, यानी कांग्रेस ने 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके आपको दिया, तो ये सम्मान और संस्कार की बात नहीं है। कांग्रेस ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया क्योंकि आम आदमी बैंक में जा सके, लेकिन आप लोग तो उसी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बनियों को दे रहे हैं। देश के संसाधनों पर कांग्रेस ने नल का, नील का, कोल का, भील का, तिकड़े का, आदिवासी का कब्जा देने की बात करी, लेकिन आप तो सारे के सारे संसाधनों को सिर्फ एक आदमी यानी अडानी को दे देने की बात कर रहे हैं। आप संविधान के प्रावधानों में बात करके संविधान को जो तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं, इस कुचक्र से निजात हम पूरी तरीके से। संस्कार सम्मान की बात बहुत हो गई अपराजिता जी, लेकिन यूसीसी, उसको लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है क्या? यूसीसी को लेकर केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारें ही कदम बढ़ाएंगी, ये कहा जा सकता है अपराजिता जी? देखिए, दो बातें कह दूं, लोकतंत्र में लोक मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जी। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो ये सब बातें न बोले, लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी पर है और उनकी कार्यप्रणाली पर के लिए प्रति उनका बहुत समर्थन है। एक दूसरा मैं कह दूं, जहां तक यूसीसी की बात है, देखिए यूसीसी लाया जाएगा और यूसीसी को जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हम संसद में लाएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोगों ने उत्तराखंड में इसे लागू किया और उसके बाद वहां से जो लेसन्स मिलेंगे, वहां जो शिक्षा मिलेगी, वहां से निश्चित तौर पर हम उसे यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी, अपराजिता जी आपका भी, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। संभल से जुड़ी अगली बड़ी खबर है और वो ये कि संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ अब बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये बड़ी खबर है। जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली के 3 मीटर लगे हुए मिले, जिनमें 1 मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है। बर्क के घर जुलाई से लेकर नवंबर तक बिजली के बिल में 0 यूनिट दिखा रहा है। जियाउर रहमान बर्क का जो सालाना बिजली का बिल आया वो बीपीएल परिवार से भी कम आया है। बीपीएल परिवार का सालाना बिजली का बिल 12,400 रुपए और जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके यहां सालाना बिजली का बिल 3,638 रुपए आया। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग अब इसकी जांच कर रहा है कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। बिजली विभाग ने कल ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर 2 किलोवाट का नया डिजिटल मीटर लगाया है। संभल में बिजली विभाग की ड्राइव चल रही है, पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं, नए डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं और उसी के तहत संभल के सांसद के घर पर कल जब बिजली विभाग की टीम पहुंची तो पुराने मीटर हटाए गए, नए डिजिटल मीटर लगाए गए और तब जो संभल के सांसद के नाम पर बिजली का मीटर है उसमें कुछ महीने तो बाकायदा 0 यूनिट, मतलब बिजली की कोई खपत ही नहीं हुई। ये सामने आ रही है तस्वीर। बिजली चोरी के आरोपों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क
की सफाई भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि मैं सारे बिजली के बिल जमा करता हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो कानूनन मैं जवाब दूंगा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम सवाल यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की कार्रवाई चाहे बिजली विभाग की तरफ से या नगर निगम की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल में अभी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, और वो उल्लंघन इस वजह से है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 से 30 तक साफ तौर पर यह है कि आप किसी प्रकार से धार्मिक जो आज़ादी है उसका हनन नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन ये हो रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करके, पहले तो हमारे लोगों को ही टारगेट समाज को किया जा रहा था, अब हमारे इस धार्मिक स्थलों को टारगेट कर करके जिस प्रकार से गलत एक र्यूमर फैला रहे हैं और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकायदा आपके घर तक ये कार्रवाई पहुंची, बिजली विभाग की टीम आपके घर पर पहुंची और वहां पर जो आपका पुराना मीटर था उसको हटा करके वहां पर नया स्मार्ट मीटर जो है वो लगाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो गए हैं, रूटीन का हिस्सा है, उन्होंने चेंज किया, जो मीटर अब हटा करके वो कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने हमारे घर में किसने विरोध किया हो तो बताइए। हमारे परिवार से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से किसी ने अगर विरोध किया हो तो बताएं। रूटीन का हिस्सा चेंज कर लिया, ख़त्म बात, अब क्या बात है? और इसमें यहाँ तक कह दिया कि कटिया से बिजली चुराने का भी आरोप है और नवंबर महीने की जो बिजली की बिल है वो 0 है। क्या मतलब बनता है? सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। इस टाइप की बातें करने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी सारा बिल है, जमा करते हैं, होगा तो लीगली मैं जवाब दे दूंगा उसका। सीएम योगी के बयान की अगर हम बात करें, विधानसभा में आपने वो बयान सुना होगा जिस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया संभल हिंसा को लेकर के कि लॉस होता है मस्जिदों के अंदर से, 4 मस्जिद और 1 मस्जिद पर FIR हुई और मस्जिदों के अंदर से अवैध जो सब स्टेशन है वो चलाए जा रहे हैं। अफसोस है कि सरकार पहले भी और रही हैं, समाजवादी की रही, BSP की, कांग्रेस, BJP की, सबकी रही है, लेकिन इस प्रकार से जो धार्मिक स्थल को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, हमारी मस्जिद मदरसे को, बहुत उसके कड़े शब्दों के अंदर मैं निंदा करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ इबादत होती है, और जो बिजली चोरी का दिखाया है और गलत रिपोर्ट दर्ज की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि हमारे समाज और धार्मिक स्थल को टारगेट कर करके उनको गलत अपमानित किया जा रहा है और एक गलत संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक साजिश का हिस्सा है और इस प्रकार की जो झूठी बातें हैं मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी इसका सच सामने आएगा कि किस प्रकार से गलत रिपोर्टें दर्ज की गई है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव कांग्रेस की तरफ से आज किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से क्या है तैयारी आज कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा के घेराव की। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं वो 11:30-12 के बीच में विधानसभा घेराव को लेकर निकलने वाले हैं। और इस बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं 360 डिग्री यहाँ की, तो ये देखिए जो कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में कांग्रेसी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से यहाँ आए हुए हैं और आज सब विधानसभा का घेराव करने के लिए जाने वाले। पर उसके पहले पुलिस ने बड़ी संख्या में जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए हैं। कांग्रेस दफ्तर से निकलने वाले सभी रास्तों में अलग अलग जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए और कई नए तरीके के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। और इस बीच जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। यूपी कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू, वो हमारे साथ हैं। अजय जी, आज जो है आप लोग विधानसभा जाने वाले हैं, पर उसके पहले ये बैरिकेड्स जो आपको रोकने की तैयारी में है, क्या लगता है रोक पाएंगे? जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। जो भी बैरिकेडिंग किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, गरीबों के बीच में, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच में आएगा वो दीवारें तोड़ देंगे। जुर्म कम जर्म सहता है, शेर दिल कभी सहा नहीं करते। मौत बुजदिलों की आती है, शेर दिल कभी मरा नहीं करते। लड़ेंगे इस सरकार से, हर कदम पर लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ेंगे। संभल में, बहराइच में जिस तरह का हिंसा फैलाकर, तनाव फैलाकर लोगों की हत्या की गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। कल मैं सदन में सुन रहा था, योगी जी कह रहे थे प्रियंका जी फिलिस्तीन का बैग टांग के घूम रही हैं। इजराइल में हमारे यहाँ के नौजवान जाके रोजगार 1.5 लाख की पा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश में दिया है। अगर आप यूपी में रोजगार
दे रहे हैं तो यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? और जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, एक तरफ भारत यूएन में वोटिंग हो रहा है तो फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर रहा है। अटल जी फिलिस्तीन को अपना साथी बना रहे हैं और आपको फिलिस्तीन बैग से इतना चिढ़ है। आज की बात करें, आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, आरएएफ तैनात है, वज्रवाहन लाए गए हैं और हर एक निकलने वाले रास्ते पर ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो वहाँ भी जाएंगे। किसान परेशान है, दुखी है। प्रति घंटे 19 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहा है। गन्ना किसान का रेट 370 रुपया है। जब 22 रुपये किलो चीनी का दाम था तब भी गन्ने का रेट 350 रुपया था। 44 रुपये किलो चीनी का दाम है, गन्ने का रेट 370 रुपया है। विद्युतीकरण, बिजली विभाग को निजीकरण के आग में ढकेलने की तैयारी हो रही है। आप सब कुछ अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं इस प्रदेश में सारे जो सरकारी नौकरी करने में बेरोजगार हो जाए? जनता पर आप और टैक्स लाद के और पैसा लाद कर जनता को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो सर्वे आया है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जा लेने में एक नंबर मिली थी आप लोग को यहाँ ना आने को? देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं को घरों में बंद किया गया है, नोटिस भेजा गया, हाउस अरेस्ट किया गया, कई तरह की यातना है, कई तरह के लोगों को परेशान करने की नियत है, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं है। इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और वो तो तोड़ देंगे सारी आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में आज कांग्रेस है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, सुनिए। कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन हैं पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत, जहां आज देवेंद्र फडणवीस सरकार में विभागों के बंटवारे की तस्वीर बताया जा रहा है, लगभग साफ होने वाली है। गठबंधन के भीतर विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। ये तस्वीर साफ आज हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर जानकारी मिल रही है, विभाग आवंटन पर अंतिम मोहर लगने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट ने सीएम को अपने मंत्रियों के विभागों की सूची दी है। एनसीपी अजीत गुट की तरफ से आज विभागों की सूची दे दी जाएगी और 2 दिन में सीएम विभाग आवंटन की लिस्ट राज्यपाल को सौंप देंगे। तो 24 घंटे में विभाग बंटवारे को लेकर अंतिम मोहर लगना तय माना जा रहा है। सीएम फडणवीस को शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से अपने मंत्रियों के विभागों की लिस्ट दे दी गई है। एनसीपी अजीत गुट की तरफ से आज दे दी जाएगी अपने मंत्रियों के विभागों की लिस्ट और फिर 2 दिन में मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्रियों के विभाग की सूची राज्यपाल को सौंप देंगे। तो 24 घंटे में विभाग बंटवारे पर अंतिम मोहर, तस्वीर साफ हो जाएगी। औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा किसके खाते में कौन सा मंत्रालय आने वाला है। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। शिवसेना शिंदे गुट को शहरी विकास मिलेगा। एनसीपी अजीत गुट के पास वित्त मंत्रालय रहेगा। तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के कोटे से आवास मंत्रालय शिवसेना शिंदे गुट को दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, ये विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके का पेच अटका हुआ था, अब वो सुलझा लिया गया है, सहमति बन गई है गणेश? जी रोमाना, और आप दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद इसकी घोषणा भी हो सकती है। कल रात बैठक हुई और कल हमने तीनों पार्टियों के आला नेताओं से बात करके ही ये खबर अपने प्रेक्षकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो फॉर्मूला उसी तरह का होगा जो पिछली सरकार में था। सिर्फ 2 विभाग बदले हुए हैं। एक एक्साइज डिपार्टमेंट जो शिवसेना के पास हुआ करता था वो एनसीपी को दिया जा रहा है और हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग मंत्रालय जो भाजपा के पास हुआ करता था वो शिवसेना को दिया गया है। यानी
दो ही मंत्रालय की अदला बदली की गई है। शिवसेना की तरफ से गृह मंत्रालय, ऊर्जा, रेवेन्यू की मांग पहले बैठकों में की गई थी, लेकिन भाजपा वो अपने पास रखने में कामयाब है। गृह मंत्रालय खुद देवेंद्र फडणवीस रखेंगे। ऊर्जा मंत्रालय चंद्रशेखर बावनकुळे को मिलने की संभावना है। इसके अलावा रेवेन्यू राधाकृष्ण विखे पाटिल को दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट जो एनसीपी को अब मिला है शिवसेना की तरफ से, वहां पर किसी नए नाम की चर्चा होगी। और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो भाजपा के पास था, जो तमाम महाराष्ट्र की हाउसिंग स्कीम्स और हाउसिंग के काम देखती है, वो शिवसेना के पास गया है। तो वहां पर भी एक नया चेहरा शिवसेना की तरफ से आ सकता है। तो अमूमन वही रिटेन किए गए हैं, बस दो खातों की अदला बदली भाजपा की तरफ से शिवसेना को गया है और शिवसेना की तरफ से एक मंत्रालय एनसीपी को दिया गया है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा, जब औपचारिक ऐलान होगा तो दोबारा से आपका रुख करेंगे। इस बीच अब खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज। जानकारी मिल रही है दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बुजुर्गों के लिए सौगात की घोषणा कर सकते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर, दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के साथ संवाद भी किया था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बुजुर्गों से बात करने के बाद कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा ऐलान आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव और ऐसे में दिल्ली चुनाव में दिल्ली के बुजुर्गों के लिए कोई बड़ा वादा आज दोपहर 1 बजे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल लेकर आ सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सौगात की घोषणा। इससे पहले महिलाओं को 2100 रुपए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे अगर सरकार में आती है तो। ये ऐलान पहले ही अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं और अब दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल बड़ा ऐलान करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, दोपहर 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुजुर्गों को समर्पित रहने वाली है। अगर दोबारा सरकार बनेगी तो फिर बुजुर्गों को क्या सौगात दी जाएगी, इसी को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव अरविंद केजरीवाल की तरफ से? दीपक जी रोमाना, लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले एक के बाद एक गारंटी दे रहे हैं। पहले ऑटो वालों की गारंटी दी, उसके बाद महिलाओं को 2100 रुपए देने की गारंटी दी और आज एक बड़ी घोषणा होने जा रही है दोपहर 1 बजे, जिसमें अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों के हेल्थ केयर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। यानी कि बुजुर्गों के इंश्योरेंस से जुड़ी घोषणा हो सकती है और दोपहर 1 बजे इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो लगातार अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से उनका स्टाइल रहा है कि चुनाव से पहले वो जिस तरीके से लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने की बात करते हैं, कुछ वैसा ही इस बार भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक जो है वो रोज नई गारंटियां अलग अलग वर्ग के लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। तो इस बार बुजुर्गों को लेकर एक बड़ी गारंटी लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत। बुजुर्गों को लेकर बड़ी गारंटी की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल और इसी क्रम में दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इसे जोड़कर देखा जा सकता है वो जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के साथ संवाद भी किया था, एक इस तरीके का कार्यक्रम भी हमने देखा था। दीपक जी, अभी हाल ही में जिस तरीके से जो बुजुर्गों की पेंशन को लेकर एक घोषणा की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि पहले जितनी संख्या में बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी उसमें करीबन 80,000 संख्या और बढ़ा दी गई है। यानी कि कुछ और लोगों को भी जोड़ा गया है पेंशन में। तो सीधे तौर पर लगातार उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के साथ संवाद भी किया, उनकी परेशानियां भी जानी और उसी परेशानियों को जानने समझने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उससे जुड़ी वो घोषणा करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बुजुर्गों की जिस तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां जो रहती हैं, उनके इलाज के खर्चे को लेकर रहता है, उसी को लेकर एक बड़ी घोषणा होने जा रही है। तो इलाज के खर्चे को लेकर एक बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे कर देंगे, तो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। रोमाना, बहुत शुक्रिया दीपक रावत, नजर बनाकर रखिएगा। देखिए, दिल्ली के बुजुर्गों के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार अपना एक जुड़ाव दिखाते रहे, खुद को वो दिल्ली का बेटा कहते रहे और ऐसे में आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा वादा किया जा सकता है। नजर हमारी रहेगी इस खबर पर। इस बीच अगली खबर चैंपियंस ट्रॉफी पर। अभी की बड़ी खबर यह है कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत खेलेगा। तस्वीर साफ हो गई है, भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। दुबई में 1 मार्च को भारत पाकिस्तान का मैच हो सकता है, यह भी खबर सामने आ रही है। तो जो 3 वेन्यूज सेट हुए हैं वो पाकिस्तान के 2 शहर लाहौर, कराची और साथ ही दुबई में मैच करवाए जाएंगे। भारत के मैच जो हैं वो दुबई में होंगे। रावलपिंडी को वेन्यू से हटा दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई में ही होगा।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। जीएस विवेक, मतलब दुबई चुन लिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में। पाकिस्तान के 2 शहर लाहौर कराची और तीसरा यूएई का दुबई। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, रावलपिंडी एक तीसरा वेन्यू था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस पर कोई तैयारी अभी तक नहीं हुई थी और इसीलिए यूएई को हो सकता है कि को होस्ट की तरह ऐड किया जाए और उसके बाद दुबई में हमारे इंडिया के सारे मैचेस होंगे। वहीं पर दूसरा सेमीफाइनल होगा, वहीं पर फाइनल होगा और ये जो स्केड्यूल है जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, वो स्केड्यूल देर आज रात नहीं तो कल तक ये जारी हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो शनिवार 1 तारीख के आसपास उस स्केड्यूल के मुताबिक रखा गया है। आपको बता दें कि 4 टीमें 2 पूल में है, भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में है और इसी वजह से काफी देरी हो रही थी कि बात ये हो रहा था कि क्या पाकिस्तान मानेगा इस बात को या नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने मान लिया है और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जहां भारत और श्रीलंका में होना है, वहां के लीग मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जाएंगे, जहां पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी कोलंबो में होगा। लेकिन अगर फाइनल पहुंचती है पाकिस्तान की टीम तो पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा। इस पर कोई रिटर्न गारंटी बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है और अब सारे डेस्क क्लियर हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आज देर रात नहीं तो कल सुबह आ जाएगा, जहां पर सारे मैचेस इंडिया के दुबई में खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जीएस विवेक। तो हाइब्रिड मोड में होगी चैंपियंस ट्रॉफी, तस्वीर साफ हो चुकी है। लाहौर कराची के अलावा रावलपिंडी नहीं, जो पहले पाकिस्तानी में होनी थी, अब दुबई, यूएई के दुबई में मैचेस करवाए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के और भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में ही संभव है। इसकी औपचारिक घोषणा आज रात या फिर कल तक हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू के कठुआ में अग्निकांड हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। रिटायर्ड डीएसपी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी। आग की चपेट में आकर रिटायर्ड डीएसपी की मौत हो गई है। अग्निकांड में 6 लोगों की मौत तो हुई है, साथ ही साथ 4 लोग बुरी तरीके से झुलसे भी हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस रिटायर्ड डीएसपी जिनके घर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी, जम्मू के कठुआ में रहते थे रिटायर्ड डीएसपी। तब अंदर आए तो आग की लपटें निकल रही थी। जब मैं अंदर पहुंचा तो लेडी चिल्ला रही थी कि बच्चे निकालो, बच्चे निकालो। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर धुआं ही धुआं था। अंदर पता नहीं चल रहा था कि किस साइड बच्चे सोए हैं, किस साइड क्या है। फिर मैं अंदर गया तो मैंने एक लड़की, फर्स्ट में लड़की थी, उसको खींच करके बड़ी मुश्किल लाया, बाहर रखा। बाहर रखने के बाद में मैंने चेक किया कि वो डेड हो गई थी। फिर मैंने दूसरी कोशिश की तो मेरे हाथ में बच्चा आया। धुआं बहुत था, बच्चा आया। वो बच्चा कोई 5-6 साल का था। 6 लोगों की डेथ हुई है सर। तो इस कारण मैंने टर्न बाय टर्न करके 6 के 6 को लोगों को बाहर निकाला।